हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। तो देखिए, आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ आगामी लोअर पीसीएस एग्ज़ाम के लिए स्पेशल रिवीजन क्लास। तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 5.7 के यहाँ पे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। तो देखिए, इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तट रेखा का उत्तरी भाग किस नाम से प्रसिद्ध है। देखिए, भारत के पश्चिमी तट रेखा का उत्तरी भाग प्रसिद्ध है कोंकण तट नाम से। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके साथ ही भारत की पश्चिमी तट रेखा का दक्षिणी भाग जो है ये मालाबार तट के नाम से प्रसिद्ध है। तो दोनों तट ये ध्यान रखेंगे। उत्तरी भाग जो है ये आपके कोंकण तट के नाम से प्रसिद्ध है और दक्षिणी भाग जो है ये मालाबार तट के नाम से आपका प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो दोनों ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में किसको चार कोलिथिक युग कहा जाता है। देखिए, चार कोलिथिक युग कहा जाता है ताम्र पाषाण युग को। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। देखिए, ताम्र पाषाण युग जो है इस युग से मनुष्य पत्थर के औजार के साथ तांबे का प्रयोग भी करने लगा था। उससे पहले पत्थरों से जो औजार बने हैं उसका यूज़ करता था। उसके बाद तांबे का भी प्रयोग करने लगा था मनुष्य जो है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेद में प्रयुक्त अघन्य का संबंध किससे है। ऋग्वेद में प्रयुक्त अघन्य का संबंध है गाय से। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, अघन्य का अर्थ किसी भी परिस्थिति में न मारे जाने योग्य है। ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। वेद जो है ये भारत के सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं। वेदों की कुल संख्या 4 होती है, सभी को पता होगा। देखिए, इसमें पहला है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। तो ये 4 वेद हो गए। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है, तो आप ये भी ध्यान रखें। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार निम्न में से किस पुरा स्थल में पाया गया है। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो विशाल स्नानागार है इनमें से मोहनजोदड़ो पुरा स्थल में पाया गया है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, यह स्नानागार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी। जो आपका विशाल स्नानागार था ना यहाँ पे, तो ये मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी। मोहनजोदड़ो वर्तमान की में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख सहयोगी संगठन है। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख सहयोगी संगठन है इनमें से विश्व मौसम विज्ञान संगठन। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइस, वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ प्रमुख सहयोगी संगठन यहाँ पे बता रही हूँ मैं, तो आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा। देखिए, पहला है इसमें अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, तीसरा है विश्व स्वास्थ्य संगठन और चौथा है यूनेस्को, पांचवा है संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, छठा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और सातवां है आपका अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ। तो ये आपके सारे हो गए संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख सहयोगी संगठन। ये आप ध्यान रखिएगा कौन कौन से हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख सहयोगी संगठन। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, अजात शत्रु का संबंध निम्न में से किस राजवंश से है। देखिए, अजात शत्रु का संबंध है हर्यक वंश से। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अजात शत्रु जो है इसको कुणिक नाम से भी जाना जाता है। देखिए, कुणिक नाम से किसे जाना जाता है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अजात शत्रु को जाना जाता है कुणिक नाम से। यह हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार का पुत्र था। अजात शत्रु जो है ये हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार का पुत्र था।
देखिए कई क्वेश्चन बन रहे हैं इससे। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, अगर आपसे पूछा जाए तो बिंबिसार जो है ये हर्यक वंश का संस्थापक था। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। देखिए सिकंदर मकदूनिया का शासक था, आप ये भी ध्यान रखिए, सिकंदर जो है ये मकदूनिया का शासक था। अगला देखिए, हाइडेस्पीस वितस्ता का युद्ध किनके मध्य हुआ था। देखिए हाइडेस्पीस यानी वितस्ता का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था सिकंदर और पोरस के मध्य। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। वितस्ता जो है ये झेलम नदी का पौराणिक नाम है, ये ध्यान रखेंगे आप। आपसे पूछा जा सकता है कि झेलम नदी का पौराणिक नाम क्या है या वितस्ता किसका पौराणिक नाम है, तो ये है झेलम नदी का। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आगामी लोअर पीसीएस के लिए। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना पाली भाषा में की गई है, ये ध्यान रखें। पिटकों की जो रचना है ये पाली भाषा में इसका प्रयोग हुआ है। देखिए पाली भाषा का प्रयोग हुआ है इसमें, ये ध्यान रखें आप। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है गाइस, वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है उन सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। देखिए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ, ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो इनका जन्म हुआ जांत्रिक गोत्र में, ग्राम कुंड बिहार में। जो ग्राम कुंड है ये आपके बिहार राज्य में स्थित है, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था और इनकी माता का नाम था त्रिशला। सारे पॉइंट ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक थे शंकराचार्य। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए शंकराचार्य जो है ये दक्षिण भारत के केरल प्रांत में जन्मे भारत के महान दार्शनिक एवं धर्म प्रवर्तक थे। यह आचार्य गोविंद भगवत पाद के शिष्य थे, ये आप ध्यान रखेंगे। आचार्य गोविंद भगवत पाद के ये शिष्य हुआ करते थे शंकराचार्य। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था। भारत का पहला नगर निगम स्थापित हुआ था आपके चेन्नई में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए यहाँ पर 29 सितंबर 1688 ईस्वी में नगर निगम की स्थापना की गई थी चेन्नई में। नाथालीन हिगिसन यहाँ के पहले मेयर हुआ करते थे। ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, गोवा मुक्ति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। देखिए गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है आपके 19 दिसंबर को। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। गोवा पहले पुर्तगालियों के अधीन था, वर्ष 1961 में इसे भारतीय प्रशासन के अधीन किया गया। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो ये अधिनियम है आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1861, जिसके तहत भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। अगला देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम जो है 1861 के तहत भारत सरकार की मंत्रिमंडल व्यवस्था की नींव रखी गई थी। ब्रिटिश संसद द्वारा इस अधिनियम को 1 अगस्त 1861 को पारित किया गया। देखिए कब पारित किया गया ये भी पूछा जा सकता है। संसद द्वारा पारित किया गया इस अधिनियम को 1 अगस्त 1861 ईस्वी में। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए जा रहे हैं गाइस यहाँ पे, तो आप नोट डाउन जरूर कर लीजिए इन पॉइंट को। इसके अलावा देखिए जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर नए हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि वो लोग हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आपके आगामी लोअर पीसीएस एग्ज़ाम के लिए स्पेशल क्लासेस चलाई जा रही हैं।
इसके साथ ही जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो भी सॉल्व कराए जाएंगे। तो इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम वीडियो डालते हैं कोई भी तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मार्ले मिंटो सुधार बिल जो है ये पारित किया गया आपके वर्ष 1909 ईस्वी में। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए मार्ले मिंटो सुधार बिल का उद्देश्य पृथक निर्वाचन प्रणाली से था। इसके तहत मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्ष 1936 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग किस अधिवेशन में की गई थी। देखिए वर्ष 1936 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी 50वें अधिवेशन के द्वारा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यह अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में फैजपुर में आयोजित किया गया था। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसी लग रही है जल्दी से कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है सच्चिदानंद सिन्हा जो कि संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। ध्यान दें, आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य कौन थे, तो ये थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा। इसकी अध्यक्षता में, देखिए सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सबसे वरिष्ठ सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया BN राव को। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान से आपके बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो इसमें भी चांसेस हैं कि आपके संविधान से क्वेश्चन बनेंगे। तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए लेके आई हूँ मैं आज की इस वीडियो में। इसके अलावा रोज डेली क्लासेस चलेंगी, टाइम आपको बता दिया जाएगा, तो आप टाइम पे हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर विजिट करके देख सकते हैं। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, BN राव जिनका पूरा नाम है बेनेगल नरसिम्हा राव, भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी एवं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश थे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न में से कौन सर्वोच्च है। देखिए भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है संविधान। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए भारत में ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली, भारत का संविधान विश्व में सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान संघवाद को कितने सहकारी संघवाद कहा है। देखिए भारतीय संविधान को किसने सहकारी संघवाद कहा है, तो ये कहा है आपके G. ऑस्टिन ने। भारतीय संघवाद को G. ऑस्टिन ने सहकारी संघवाद कहा है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है आपका। देखिए संघवाद जो है ये सरकार का वह रूप है जिसमें शक्ति का विभाजन आंशिक रूप से केंद्र सरकार, राज्य सरकार अथवा क्षेत्रीय सरकार के मध्य होता है। सहकारी संघवाद है आपका। सहकारी संघवाद में केंद्र, राज्य तथा क्षेत्रीय सरकारें सामूहिक रूप से समस्याओं का समाधान करने के लिए एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करती हैं। अगला देखिए, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश की प्रेरणा से शामिल किए गए हैं। तो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं ये आपके आयरलैंड के प्रेरणा से शामिल किए गए हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये भारतीय संविधान के भाग 4, देखिए अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 और भाग 4 में वर्णित हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था को किस देश के संविधान की प्रेरणा से शामिल किया गया है।
तो भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था को कनाडा देश के संविधान की प्रेरणा से शामिल किया गया है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। संघीय व्यवस्था के अंतर्गत संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 1, ध्यान दें, भारतीय संविधान के भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर 4 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र को वर्णित किया गया है। सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कीजिएगा और एग्जाम से पहले इसको रिवाइज जरूर कर लीजिए। अगला देखिए, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से की प्रेरणा से शामिल किया गया है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को रूस देश के संविधान की प्रेरणा से शामिल किया गया है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गाइज, वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। जो लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि वो लोग हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। अगला देखिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर भारतीय संविधान के 42वें संशोधन जो आपके 1976 में हुआ था के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51 क में शामिल किया गया है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा आप। अगला देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार वर्णित हैं? देखिए, भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार वर्णित है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान की प्रेरणा से लिया गया है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? तो देखिए, वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 जो हैं ये केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में संघ और राज्यों का उल्लेख किया गया है। ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, भारत के केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन दीव का विलय कब किया गया? देखिए, भारत के केंद्र शासित प्रदेश जो है आपके दादरा नगर हवेली और दमन दीव का विलय किया गया है 26 जनवरी 2020 को। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, करंट का क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स काफ़ी पूछी जा रही है आयोग के द्वारा, तो आप करंट अफेयर्स जो है अपने क्लियर करके जाएंगे। देखिए, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी की अगर हम बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश देखिए, अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़ की राजधानी है चंडीगढ़ में, दिल्ली की है, दिल्ली में पुदुचेरी की राजधानी है, पुदुचेरी में, जम्मू कश्मीर की है, श्रीनगर में ग्रीष्मकालीन है देखिए, और जम्मू में है शीतकालीन। तो ये दोनों ध्यान रखेंगे, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन। इसके अलावा देखिए, लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप जो है इसकी राजधानी है कवारती और लद्दाख की राजधानी है लेह। दादरा नगर हवेली और दमन दीव की राजधानी है आपकी दमन में। तो सारे जो राज्य है आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं तो इनकी राजधानी आप ध्यान में रखेंगे। किसी की भी राजधानी आयोग पूछ सकता है, कोई भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, तो आपको सारे ही पढ़ के जाना है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, तीस्ता नदी विवाद किन देशों के मध्य है? तीस्ता नदी विवाद जो है ये आपके भारत और बांग्लादेश 2 देशों के मध्य है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, तीस्ता नदी का उद्गम जो है ना ये तिब्बत पठार से होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। तीस्ता नदी का उद्गम होता है तिब्बत के पठार से। यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है तीस्ता नदी। यह नदी सिक्किम और पश्चिम बंगाल राज्य में प्रवाहित होते हुए ब्रह्मपुत्र में मिलती है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, ब्रह्मपुत्र नदी कितने देशों में प्रवाहित होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, नोट डाउन जरूर कीजिएगा। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये आपके 3 देशों में प्रवाहित होती है। 3 देश कौन कौन से हैं? देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश 3 नदियों में प्रवाहित होती है। अगला देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किन किन राज्यों में प्रवाहित होती है? तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है ये भारत के अरुणाचल प्रदेश और असम 2 राज्यों में प्रवाहित होती है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहाग और असम में इसको कहा जाता
सकता है। में यारलुंग शंगपो कहा जाता है, तो ब्रह्मपुत्र तथा तिब्बत में यारलुंग शंगपो कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी को। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है गंगा नदी भारत में कितने राज्यों में प्रवाहित होती है? गंगा नदी होती है 5 राज्यों में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। भागीरथी और अलकनंदा नदी के देवप्रयाग में संयुक्त संगम को गंगा कहा जाता है। गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल राज्य में प्रवाहित होते हुए पद्मा के नाम से बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो किस नाम से बांग्लादेश में प्रवेश करती है गंगा नदी, ये क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। तो ये नाम है इसका पद्मा, तो ये ध्यान रखेंगे आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। अगला देखिए, फ्रांस की क्रांति निम्न में से किसके शासनकाल में हुई थी? फ्रांस की क्रांति हुई थी आपके लुई 16वें के शासनकाल में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, कमेंट कीजिएगा कैसी लग रही है आज की ये वीडियो आपको। और इसके अलावा देखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। वर्ष 1789 ईस्वी में घटित फ्रांसीसी क्रांति जो है ये मुख्यतः निरंकुश अराजक राजतंत्र के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी, जिसमें जनता ने अपने अधिकारों को पाने के लिए संगठित संघर्ष किया। लुई 16वें को 21 जनवरी 1793, देखिए 21 जनवरी 1793 ईस्वी को फांसी दे दी गई थी। तो आपसे पूछा जा सकता है लुई 16वां जो था इसको कब फांसी दी गई? तो फांसी दी गई 21 जनवरी 1793 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो है इसका मुख्यालय है कोलकाता में। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है आपका। कोलकाता मुख्यालय के अतिरिक्त भारतीय सांख्यिकी संगठन के अन्य 4 केंद्र भी हैं। देखिए, अन्य 4 केंद्र हैं आपके दिल्ली में, बेंगलुरु में, चेन्नई में और तेजपुर में, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, फ्रांस कब गणराज्य बना? फ्रांस जो है ये गणराज्य बना वर्ष 1792 ईस्वी में। ऑप्शन डी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। वर्ष 1789 की क्रांति जो है ये फ्रांस में अत्यधिक प्रभाव पड़ा इसका। वर्ष 1789 की क्रांति फ्रांस में अत्यधिक प्रभाव पड़ा। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप वर्ष 1791 में फ्रांस का संविधान बना और 22 सितंबर 1792 ईस्वी को फ्रांस गणराज्य घोषित हुआ। तो रिपब्लिक घोषित किया गया फ्रांस को 22 सितंबर 1792 ईस्वी को। अगला देखिए, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है आपके 29 जून को प्रशांत चंद्र महालनोबिस के जन्म दिवस पर। देखिए, किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है ये भी पूछा जा सकता है। किसके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है सांख्यिकी दिवस, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस? तो आपको पता होना चाहिए प्रशांत चंद्र महालनोबिस के जन्म दिवस पर 29 जून 1893 इनका जन्म दिवस होता है। 29 जून 1893 में इनका जन्म हुआ था के अवसर पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में वह सांख्यिकी सलाहकार बने थे, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। अगला देखिए, इटली में फांसीवाद का उदय किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इटली में जो फांसीवाद का उदय हुआ था ये हुआ था आपके मुसोलिनी के नेतृत्व में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फांसीवाद अंग्रेजी भाषा के फासिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है। फांसीवाद शब्द की उत्पत्ति इटालियन भाषा के फासियो से हुई। इसका अर्थ है गट्ठा, लकड़ियों का इसका अर्थ होता है लकड़ियों का बथा हुआ गट्ठा और कुल्हाड़ी। लकड़ी का गट्ठा एकता और कुल्हाड़ी जो है ये शक्ति का प्रतीक है। अगला देखिए, इटली में राष्ट्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए किस दल को महत्व मिला? देखिए, इटली में राष्ट्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए फांसीवादी दल को महत्व मिला। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इटली में पूंजीपति, मध्यवर्गीय और जमींदारों ने फांसीवादी दल का पूर्ण समर्थन किया था। अगला देखिए, मुसोलिनी द्वारा गठित अनुयायी यानी फॉलोअर
सेना का नाम क्या था? मुसोलिनी द्वारा गठित अनुयायी सेना का नाम था ब्लैक शर्ट सेना। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। वर्ष 1919 ईस्वी में मुसोलिनी ने इटालियन लड़ाकू दस्ता संघ की स्थापना की थी। तो किसकी स्थापना की थी मुसोलिनी ने, ये पूछा जा सकता। तो वर्ष 1919 ईस्वी में मुसोलिनी ने इटालियन लड़ाकू दस्ता संघ की स्थापना की थी। इस संघ का उद्देश्य इटली में फांसीवाद को बढ़ावा देना था। मुसोलिनी के समर्थक काले रंग की कमीज पहनते थे, इसलिए उन्हें ब्लैक शर्ट आर्मी कहा जाता था। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, मुसोलिनी अपने शासन में निम्नलिखित किस पद पर था? देखिए, इनमें से मुसोलिनी जो है अपने शासनकाल में प्रधानमंत्री, सेना प्रमुख, राष्ट्रीय निगम परिषद अध्यक्ष सभी था। तो उपयुक्त सभी आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। मुसोलिनी फांसीवादी शासन का पहला प्रधानमंत्री था। वर्ष 1922 ईस्वी में उसने इटली में शासन स्थापित किया। उसके अनुसार फांसीवाद यथार्थवाद के सिद्धांत पर आधारित था। मुसोलिनी के जीवन की शुरुआती विचारधारा समाजवादी थी। अगला देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट किस वर्ष बना था? नेपोलियन बोनापार्ट जो है ये फ्रांस का शासक बना था, फ्रांस का सम्राट बना था वर्ष 1804 ईस्वी में। देखिए, लुई 16वें की मृत्यु के बाद फ्रांस पर बाहरी राज्यों के हस्तक्षेप के कारण फ्रांस को उनके साथ युद्ध में शामिल होना पड़ा। अंततः सत्ता नेपोलियन बोनापार्ट के हाथ में आई और उसने 18 मई 1804 ईस्वी में स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित किया। अगला देखिए, वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? वाटरलू का युद्ध हुआ था आपके 18 जून 1815 ईस्वी में। ऑप्शन आंसर है यहाँ पे वाटरलू का युद्ध नेपोलियन बोनापार्ट तथा ब्रिटेन, रूस, प्रशा, ऑस्ट्रिया और हंगरी की संयुक्त सेना के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में हारने के बाद नेपोलियन बोनापार्ट ने आत्मसमर्पण कर दिया, इसने सरेंडर कर दिया था, हार हो गई थी इसकी। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, फ्रांस का सबसे सफलतम क्रांतिकारी राजनीतिक क्लब कौन सा था? देखिए, फ्रांस का सबसे सफलतम क्रांतिकारी राजनीतिक क्लब था जैकोबिन। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, जैकोबिन जो है ये मुख्य रूप से समाज के अल्प समृद्ध वर्ग से संबंधित था। यह सरकारी नीतियों पर चर्चा करने तथा अपने स्वयं के कार्यों की योजना बनाने के लिए गठित एक राजनीतिक क्लब था। इस क्लब के प्रमुख नेता थे रॉबेस्पियर। अगला देखिएगा, माइन कैंप यानी मेरा संघर्ष पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, माइन कैंप यानी मेरा संघर्ष पुस्तक के लेखक थे आपके एडोल्फ हिटलर। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, बर्लिन पर आक्रमण करने के कारण हिटलर को जेल अपनी इसी जेल जो आपका था, जेल का नाम था जैंडबर्ग जेल, जेल में प्रवास के दौरान मेरा संघर्ष पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक में हिटलर की आत्मकथा के साथ साथ उनकी राजनीतिक विचारधारा और जर्मनी के बारे में उसकी योजनाओं का वर्णन है। अगला देखिए, जर्मनी में नाजीवाद का उदय किसके नेतृत्व में हुआ था? जर्मनी में नाजीवाद का जो उदय हुआ था ये हिटलर के नेतृत्व में हुआ था। देखिए, नाजीवाद हिटलर की विदेशी नीति जर्मन साम्राज्य के विस्तार पर आधारित थी। अगला है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वर्साई की संधि कब हुई थी? वर्साई की संधि हुई थी 28 जून 1919 ईस्वी में। देखिए, वर्साई की संधि जो है ना ये इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, रूस तथा जापान और जर्मनी के मध्य हुई थी। इस संधि के तहत जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया गया और जबरन संधि पर हस्ताक्षर करवाए गए थे। इस संधि द्वारा प्रथम यानी आपका 1944 से 1919 के मध्य हुआ था ये, इस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध समाप्त किया गया था। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, हिटलर का जन्म 1889 में कहाँ हुआ था? देखिए, हिटलर का जन्म हुआ था 1889 ईस्वी में ऑस्ट्रिया में।
ऑस्ट्रिया जो है ये यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है, इसकी राजधानी है वियना। वर्ष 1913 ईस्वी में हिटलर ने म्यूनिक यानी जर्मनी में आकर वहां की नागरिकता ग्रहण की। वर्ष 1914 ईस्वी में वह जर्मन की सेना में शामिल हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में हिटलर की वीरता से प्रभावित होकर वर्ष 1918 ईस्वी में उसे नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी यानी नाजी पार्टी में शामिल हुआ। ये इस पार्टी के संस्थापक एंटोन डेक्सलर थे। वर्ष 1920 ईस्वी में हिटलर ने नाजी पार्टी पर अपना वर्चस्व स्थापित किया और नाजी दल के संस्थापक को निष्कासित करके स्वयं को इस दल का नेता घोषित किया। अगला देखिए, हिटलर किस वर्ष जर्मनी का शासक बना? हिटलर जो है ये जर्मनी का शासक बना वर्ष 1933 ईस्वी में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिटलर 1933 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक जर्मनी का शासक रहा। इसके बाद हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 ईस्वी को आत्महत्या कर दी थी। अगला देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध किन वर्षों के मध्य हुआ था? तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था आपके वर्ष 1939 से लेकर वर्ष 1945 ईस्वी तक। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध दो प्रमुख प्रतिद्वंदी शक्तियों मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के मध्य हुआ था। धुरी राष्ट्र में जर्मनी, इटली और जापान शामिल थे। मित्र राष्ट्र में फ्रांस, अमेरिका और सोवियत संघ थे। तो किस किस के मध्य हुआ था ये आपको पता होना चाहिए। अगला है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी यानी स्वतंत्रता की प्रतिमा को किस वर्ष यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया था? देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है स्वतंत्रता की प्रतिमा को यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है विश्व वर्ष 1984 ईस्वी में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है ये अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन में लिबर्टी द्वीप पर स्थित है। किस द्वीप पर स्थित है पूछा जा सकता है, और कहाँ पे स्थित है ये भी आपको पता होना चाहिए। लिबर्टी द्वीप पर स्थित है। वर्ष 1886 ईस्वी में फ्रांस ने अमेरिका को यह प्रतिमा भेंट की थी। तो देखिए, फ्रांस ने अमेरिका को ये प्रतिमा भेंट की थी, ये आपको ध्यान में रख लेना है। अगला देखिएगा, पहली कंप्यूटर भाषा विकसित की गई फोर्टर्न। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। देखिए, फोर्टर्न जो है ये जॉन बेकस द्वारा डिजाइन और IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन द्वारा विकसित एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, एक बाइट में होते हैं 8 बिट्स। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये क्वेश्चन मैंने किसी पेपर में देखा है, हो सकता है आपके ये अभी जो हाल ही में जो आपके पेपर हुए हैं उसमें पूछा गया हो ये क्वेश्चन। बाइट जो है ये कंप्यूटर में स्टोरेज क्षमता की इकाई है। अगला देखिए, भारत की जल और स्थल सीमा से कितने देश संबद्ध है? देखिए, भारत की जल और स्थल सीमा से संबद्ध है 3 देश। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत की जल और स्थल सीमा दोनों से पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार संबद्ध है। अगला है आपका, अरावली पर्वतमाला का विस्तार किस राज्य में सर्वाधिक है? अरावली पर्वतमाला का विस्तार जो है ये आपके राजस्थान राज्य में सर्वाधिक है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस पर्वतमाला का 80% भाग राजस्थान में है। अरावली पर्वतमाला का विस्तार दिल्ली और गुजरात में है। ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा गाइस। अगला देखिए, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट रहेगा कि हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आज की ये वीडियो आपको कैसी लग रही है, किस तरीके के क्वेश्चन आपको और चाहिए, कमेंट करके बताइएगा जरूर। अगला देखिए, अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च पर्वत शिखर है आपका गुरु शिखर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, गुरु शिखर राजस्थान के सिरोही जिले में 1722 मीटर यानी माउंट आबू के निकट स्थित है। अगला देखिए, अगला है आपका, निम्न में से कौन थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक हैं? देखिए, थियोसोफिकल सोसाइटी इसके संस्थापक है मैडम HP ब्लेवेत्स्की और कर्नल HS
अल्काट, तो दोनों हैं उपयुक्त, तो दोनों आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों हैं, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। देखिएगा थियोसॉफिकल एक अंतर्राष्ट्रीय सोसाइटी है, ये रख लेना है, ये इंटरनेशनल सोसाइटी है। वर्ष 1875 ईस्वी में इस संस्था की स्थापना मैडम ब्लेवेत्स्की ने और कर्नल अल्काट ने अपने अन्य सहयोगियों के साथ अमेरिका में की थी। वर्ष 1879 ईस्वी में इसका मुख्यालय जो है ये मुंबई स्थानांतरित किया गया। 1879 ईस्वी में इसका मुख्यालय मुंबई स्थानांतरित किया गया। पहले इसकी स्थापना की थी अमेरिका में। इसके बाद वर्ष 1882 ईस्वी में चेन्नई में यह संस्था सभी प्राच्य धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन के लिए स्थापित की गई थी। अगला देखिए, अकबर ने दास प्रथा को किस वर्ष समाप्त किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकबर ने किया था दास प्रथा को समाप्त किस वर्ष किया था? देखिए, अकबर ने दास प्रथा को समाप्त किया था वर्ष 1562 ईस्वी में। आधुनिक भारतीय इतिहास में दास प्रथा का अंत लॉर्ड एलिनब्रो द्वारा 1843 ईस्वी में किया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, माउंट एवरेस्ट एशिया महाद्वीप के किन किन देशों में स्थित है? देखिए, माउंट एवरेस्ट जो है ये एशिया महाद्वीप के नेपाल और तिब्बत दो देशों में स्थित है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा और तिब्बत में चोमोलोंगमा कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगला है आपका, नेपाल से भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं? नेपाल से भारत की सीमा बनाते हैं। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेपाल से भारत के 5 राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल राज्य सीमा निर्धारित करते हैं। इन राज्यों में बिहार नेपाल से सर्वाधिक सीमा साझा करता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, IRBI बैंक की स्थापना कब हुई? देखिए, IRBI बैंक की स्थापना हुई आपके 20 मार्च 1985 ईस्वी को। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, IRBI इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व के किसी भी स्थान से भेजे गए ईमेल को आपके कंप्यूटर तक कौन सा प्रोटोकॉल पहुंचाता है? देखिए, विश्व के किसी भी स्थान से भेजे गए ईमेल को आपके कंप्यूटर तक पहुंचाता है SMTP प्रोटोकॉल। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, SMTP इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, का पूरा नाम क्या है? तो लेन का पूरा नाम होता है LAN का लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। लेन एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो कि घर, कार्यालय, स्कूल और हवाई अड्डा जैसे भवनों के छोटे समूह के भौतिक क्षेत्र को आवृत यानी कन्वर्ट करता है। अगला देखिए, ATM के आविष्कारक कौन थे? ATM के आविष्कारक थे जॉन शेफर्ड बार्नोस। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर है। देखिए, ATM का पूरा नाम होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगला है आपका, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक है आपका बिल गेट्स। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। माइक्रोसॉफ्ट विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। देखिए, विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। इसकी स्थापना बिल गेट्स ने 4 अप्रैल 1975 ईस्वी में की थी। यह कंपनी सॉफ्टवेयर विकसित करती है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, टू ट्रिएटिसिस ऑफ गवर्नमेंट के लेखक कौन है? देखिए, टू ट्रिएटिसिस ऑफ गवर्नमेंट इसके लेखक हैं जॉन लॉक। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, यह पुस्तक, इस पुस्तक में लॉक ने राज्य की देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार द्वारा
नई खनिज नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? भारत सरकार द्वारा नई खनिज नीति की घोषणा की गई थी वर्ष 1993 ईस्वी में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए राष्ट्रीय खनिज नीति जो है ये 1993 के तहत स्थिति की दृष्टि से कमजोर और जैव संपदा संपन्न क्षेत्रों में गैर ईंधन और गैर आणविक खनिजों संबंधी खनन कार्यों पर प्रतिबंध है। अगला देखिए, मैकमोहन रेखा किन देशों के मध्य निर्धारित है? मैकमोहन रेखा जो है ये आपके भारत और चीन दो देशों के मध्य निर्धारित है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मैकमोहन रेखा का निर्धारण वर्ष 1914 ईस्वी में किया गया था। अगला देखिएगा, अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य जो है इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ वर्ष 1987 ईस्वी में। इससे पहले अरुणाचल प्रदेश को वर्ष 1972 ईस्वी में केंद्र शासित राज्य का दर्जा प्राप्त था। अगला है आपका, जम्मू कश्मीर को किस वर्ष केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया? जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया वर्ष 2019 में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक साथ केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा 2010 में किस बंदरगाह को भारत का 13वां बंदरगाह घोषित किया गया है? देखिए वर्ष 2010 में पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह जो है इसे भारत का 13वां बंदरगाह घोषित किया गया है। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। वर्तमान में भारत में 13 प्रमुख बड़े बंदरगाह और 200 छोटे बंदरगाह हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, मालवा का पठार निम्न में से किस राज्य में विस्तृत नहीं है? देखिए मालवा का पठार विस्तृत नहीं है आपके महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मालवा का पठार जो है ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में विस्तृत है। अगला देखिए, मधुभंगा नदी किन देशों के मध्य सीमा बनाती है? मधुभंगा नदी जो है ये आपके भारत और बांग्लादेश दो देशों के मध्य सीमा बनाती है। भारत और बांग्लादेश के मध्य रेड क्लिफ रेखा अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारित करती है। अगला है, सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी का उद्गम मानसरोवर झील से होता है? तो देखिए सिंधु का उद्गम होता है मानसरोवर झील से। व्यास और रावी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से और झेलम नदी का उद्गम होता है कश्मीर के शेषनाग झील से। ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। अगला है, भारत के स्थलीकृत मानचित्र किस संगठन के द्वारा बनाए जाते हैं? भारत के स्थलीकृत मानचित्र जो है ये आपके बनाए जाते हैं भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। वीडियो कैसी लग रही है जल्दी से कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। देखिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। इस विभाग का क्षेत्रीय मुख्यालय बंगाल में भूकर तथा अन्य सर्वेक्षण के लिए कानपुर में स्थापित किया गया था। वर्ष 1942 ईस्वी में इसके प्रधान कार्यालय के रूप में इसकी स्थापना देहरादून में की गई थी। अगला देखिए, संकोश नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का संगम कहां पर होता है? देखिए संकोश नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जो है इनका संगम होता है असम राज्य में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए संकोश नदी जो है इसका उद्गम भूटान से होता है और यह नदी अरुणाचल प्रदेश और असम के मध्य सीमा बनाती है। तो कौन सी नदी ऐसी है जो असम के मध्य अरुणाचल और असम के मध्य सीमा बनाती है? तो ये नदी है आपकी संकोश नदी, ये आप ध्यान रखिएगा। ओके गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।